और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भद्राचलम रोड और सतुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी पेटापल्ली जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लांट का दौरा कर वहां का जायजा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने गुजरात की जनता से इस दौरान कई वादे किए, जिसमें 10 लाख रोजगार, बेरोजगारों को भत्ता मिलने की बात कही। घोषणा पत्र की क्या कुछ 10 प्रमुख बातें हैं वो आपको बता दें। फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार, बिल्किस-बानो के दोषियों की रिहाई रद्द का वादा किया। हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई देने का वादा किया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा किया। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया। नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा किया। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म की जाएगी, ऐसे ये वादा किया गया। बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया। 3,000 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने का वादा आज कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आज जारी किया है। मोदी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी, इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत करेंगे और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है।
चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को, इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। वहीं गुजरात में चुनावी सरगर्मियों के बीच एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। गुजरात में 200 से ज्यादा ठिकानों पर एटीएस और जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 96 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जहां हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग रैकेट के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। एक साथ ही 122 कंपनियों के खिलाफ तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां हैं। इस वक्त 5 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले आज वहां पर कई जगहों पर छापेमारी की गई और 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग रैकेट्स के मामलों में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा 122 कंपनियों के खिलाफ तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। गुजरात में चुनावी सरगर्मियों के बीच एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आज अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? तो गुजरात में 200 से ज्यादा ठिकानों पर आज एटीएस और जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 96 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 122 कंपनियों के खिलाफ तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो गुजरात में जहां विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां इस वक्त तेज हो रखी हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आज छापेमारी की गई है। गुजरात में 200 से ज्यादा ठिकानों पर एटीएस और जीएसटी विभाग ने ये छापेमारी की है और इस दौरान 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीलेश चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि गुजरात में एटीएस और जीएसटी का एक साथ जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 150 जगहों पर छापेमारी की गई है। अहमदाबाद, भरूच, सूरत, भावनगर और जामनगर में एक साथ छापेमारी की गई है। एजेंसियों ने फर्जी बिलों के नाम पर करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार किया गया उसकी जानकारी एटीएस और जीएसटी को हुई है। तो एक साथ ये छापेमारी की गई है। कहीं ना कहीं इससे पहले भी छापेमारी की गई थी, जहां पर 500 करोड़ रुपए का जो है गोरख धंधा निकलकर सामने आया था। उसके बाद एक बार फिर से एटीएस और जीएसटी का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि गुजरात की अगर वर्तमान समय में बात करें तो गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच जो है जीएसटी और एटीएस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया है, जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 96 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी लगातार अहमदाबाद, भरूच, सूरत, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में छापेमारी जारी है। कहीं ना कहीं जीएसटी चोरी का मामला भी सामने आया है और तमाम लोगों को फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है। कहीं ना कहीं इस पैसे का इस्तेमाल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से ना हो सके, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण छापेमारी हो जाती है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक करीब 96 लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस और जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जीएसटी चोरी का भी मामला है और तमाम फर्जी बिलों के नाम पर करोड़ों का भुगतान करने का मामला है। उसके अलावा जो भुगतान किया गया वो किन लोगों को भुगतान किया गया, क्या वो बिजनेसमैन है या फिर वर्तमान समय में वो गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इन तमाम लोगों को खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि गुजरात में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनको निष्पक्ष कराया जा सके। साथ ही साथ जो चुनावों के दौरान देखा जाता है कि काला धन जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको वाइट करके चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी रोक लगाई जा सके। चलिए, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होने की संभावना है। गुजरात चुनाव के चलते इस बार देरी से शुरू हो सकता है शीतकालीन सत्र। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र की तारीखों पर अंतिम फैसला लेगी। शीतकालीन सत्र पुराने भवन में ही आयोजित किए जाने की भी संभावना है। तो गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, 5 तारीख को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिसके चलते इस बार संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो देरी से शुरू होगा। 7 तारीख से इस बार शीतकालीन सत्र के शुरू होने की संभावना है, जो कि 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक होने की संभावना नजर आ रही है। तो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र की तैयारियों को लेकर के बैठक भी करेगी। शीतकालीन सत्र पुराने भवन में ही आयोजित किए जाने की इस फिलहाल संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। दरअसल बता दें, गुजरात चुनाव के चलते देरी से शुरू हो सकता है इस बार शीतकालीन सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते दिन हिमाचल प्रदेश पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर विस्तारा की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग आज कराई गई। फ्लाइट में दरअसल सवार यात्री की अचानक से तबीयत खराब हुई, जिसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से भुवनेश्वर ये फ्लाइट जा रही थी और इसी बीच फ्लाइट को वाराणसी एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया। तो दिल्ली में आपको बता दें कि दिल्ली से ये फ्लाइट चली थी। विस्तारा फ्लाइट की आज इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में सवार यात्री की तबीयत अचानक से खराब हुई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग वाराणसी में ही इस फ्लाइट की कराई गई। दिल्ली से भुवनेश्वर की ओर ये फ्लाइट जा रही थी और इसी बीच तबीयत खराब होने के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की कराई गई है। हिमाचल प्रदेश के श्री पांवटा साहिब विधानसभा से मौजूदा विधायक सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब के काशीपुर स्थित पोलिंग बूथ नंबर 3 पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के लिए पहुंचे विधायक सुखराम चौधरी के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। अगली खबर रेवाड़ी से, जहां पर बावल थाना क्षेत्र के कसौली गांव में वृद्ध का वोट जलवाने पर झगड़ा हुआ है। झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में तनाव का माहौल है। बावल क्षेत्र में अति संवेदनशील है मतदान केंद्र। रेवाड़ी में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सांसद और मुंबई के बड़े नेता गजानन कीर्तिकर ने पार्टी का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। गजानन कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि पिछले 3 महीनों से उनकी एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने की चर्चा थी, जिस पर अब उन्होंने विराम लगा दिया है। तो लगातार चर्चाएं थीं कि वो पार्टी को छोड़कर के एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आज एक बड़ा झटका लगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सांसद और मुंबई के बड़े नेता गजानन कीर्तिकर ने पार्टी का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। गजानन कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए।
पिछले 3 महीनों से उनके एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं थीं, जिस पर अब उन्होंने विराम लगा दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है और इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे हिंगोली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। आदित्य ठाकरे के साथ पार्टी नेता अंबादास दानवे और पूर्व विधायक सचिन अहिर भी इस यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिसमें बस ड्राइवर और 2 छात्र भी शामिल हैं। खबरों की माने तो बस पुणे के एक स्कूल की थी, जिसमें कुल 32 यात्री सवार थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार की ओर से एक विशेष पहल की गई। टना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अब से शनिवार को बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के बैनर तले वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और अफसरशाही बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की माने तो सरकार भूमिहीनों को जमीन देने में असफल रही, साथ ही समय पर खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आज बिहार में नीतीश की तानाशाही और बिहार में बढ़ रही अफसरशाही के खिलाफ ये जो है गरीब गुरबा का पर्चाधारियों की जमीन पर दखल नहीं दिलाया जा रहा है, भूमिहीनों को भूमि नहीं दिया जा रहा है, बिजली बिल बढ़ा के दिया जा रहा है, बहुत तबाही मच गया है। रोजगार बिहार में समाप्त है। ये बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन हो रहा है। आज बिहार में तो बिहार में सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है, सरकार में अफसरशाही बढ़ने का भी आरोप लगाया गया है। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के बैनर तले वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने आज ये प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और अफसरशाही बढ़ने का आरोप लगाया है। अधिक जानकारी के साथ मनोज कुमार जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता। मनोज कुमार, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? वहीं सिवान स्थित भगवान पैलेस में बीजेपी के बैनर तले अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। साथ ही शहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्र सरकार कैसे अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम कर रही है। बिहार से आए हैं
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनका प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम है और उसमें हम सब लोगों को लेकर चल रहे हैं। समाज के हर वर्ग को लेकर कोई पार्टी चलती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। पूरे बिहार से आए हैं। वहीं बक्सर में सनातन संस्कृति समागम मुझ में राम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चारों पीठ के जगतगुरु, 7 राज्यों के राज्यपाल, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता और दिग्गज चेहरे हिस्सा लेने बक्सर पहुंचेंगे। बता दें कि बक्सर में प्रभु श्री राम ने ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु का वध किया था। और अगली खबर सासाराम से, जहां जेडीयू के जिला कार्यालय में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में 16 और 17 नवंबर को सभी प्रखंडों के संगठन के चुनाव संपन्न कराने पर फैसला लिया गया। इसके अलावा 3 नगर अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा की गई। पूरे जिले से प्रखंड के सभी निर्वाची पदाधिकारी और सभी पर्यवेक्षक बैठक बुलाई गई थी। हर प्रखंड में 16 और 17 नवंबर को 2 चरणों में पूरे रोहतास जिले की 19 प्रखंड और 3 नगर का। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी नेता अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिए गए विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिल गिरी के बयानों की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से अखिल गिरी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, टीएमसी के एक मंत्री हैं, उन्होंने विवादित बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे भद्दा टिप्पणी करने वाले लोगों को यदि तृणमूल के लोग और तृणमूल सरकार यदि पश्चिम बंगाल में सह देती है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर, यानी देश को एक दृष्टि से सर्वोच्च पद का सम्मान करने वाले पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में कैसे सोचते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी विवादित बयान था। आपको लगता है कि उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद ऐसे नेताओं के बयान आने लगे? नहीं, ये देखिए, बयान, वक्तव्य, ये उनके चरित्र को दर्शाता है। जो बयान, वक्तव्य, जिस तरह की बातें इन लोगों ने कही है, उससे यह साफ झलकता है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसे है। भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार से क्या कुछ मांग कर रही है सर? भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और जनता के सामने यह खारिज हुए नेता खिसियाई बिल्ली की तरह बयान दे रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, चूंकि उन्होंने माफी भी मांग ली है तो आप मांगते हैं कि माफी स्वीकार करना चाहिए? देखिए, माफी उनको बर्खास्त करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि उन मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जिसने इस तरीके से विवादित टिप्पणी की है। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बातचीत करने के लिए वहीं आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये शहर बहुत खास है, यहाँ हमेशा से ही व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। विशाखापत्तनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों साल पहले इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था। आज भी विशाखापत्तनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।